Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. This video, I'm going to tell you what to do right before you start writing your essay. Well, writing an essay बहुत बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है. कुछ लोगों को मुश्किल नहीं लगता है क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास टेम्पलेट है, तो वो टेम्पलेट का यूज़ करके अपना ऐसे लिख लेंगे. तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो 100% टेम्पलेट पे डिपेंडेंट है और बहुत ही रिलक्टेंट है टेम्पलेट को छोड़ने में. अभी रिसेंटली एक आईडीपी की तरफ से आईएलटीएस ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई है जिसमें स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि टेम्पलेट्स को यूज ना करें, बिकॉज अगर बच्चा टेम्पलेट को यूज करता है देन द एग्जामिनर विल कम टू नो वेरी इजीली कि ये टेम्पलेट है और वो उस बच्चे को स्कोर नहीं देगा एंड आपका जो एग्जाम, जो आपकी राइटिंग की शीट है वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकती है. अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में टेम्पलेट्स की बात क्यों कर रही हूँ. वेल, बहुत ही छोटी इजी सी बात है, सिंपल सी बात है. जब भी मैं राइटिंग की क्लास लेती हूँ या मैं राइटिंग के बारे में कोई टिप्स बताती हूँ, मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि जो बच्चे टेम्पलेट यूज़ करते हैं वो वीडियो को बहुत ही अच्छा स्किप कर देते हैं कि इसमें कोई ज़रूरी काम की बात नहीं है, हमें बस टॉपिक समझना है क्योंकि हमें देखना है कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, कैसे लगाना है, दैट्स इट. जबकि ये बात नहीं है. अगर आप अपने ऐसे में ये प्लान नहीं करोगे कि इसका मेन टाइटल क्या है, इसमें इश्यू क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या स्टेटमेंट आनी चाहिए, आप अपना ऐसे प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे. टेम्पलेट एक तरह से स्पून फीडिंग की तरह का काम करता है, जहां बच्चे अपनी तरफ से सिर्फ उसको च्यू कर रहे हैं और अंदर करके गल्प कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से कुछ नहीं ले रहे हैं. तो स्पून फीडिंग को हमने साइड पे रख देना है. हमें इंडिपेंडेंटली ऐसे लिखना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंटली ऐसे लिखोगे एग्जामिनर को आपका स्किल पता चलेगा. अगर आपका स्किल ही नहीं सामने आएगा तो आपको स्कोर नहीं मिल सकेगा. और दूसरी बात, जब भी हम एक टेम्पलेट के फॉर्मेट में अपने खुद के व्यूज ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं, एग्जामिनर को बहुत इजीली पता चल जाता है. और वो कैसे पता चलता है, वो बहुत एक सिंपल सी टेक्निक है. पूरा टेम्पलेट जो है बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी, बहुत ही अच्छे ग्रामेटिकल टर्म्स के साथ लिखा जाता है, लेकिन जब हम अपने आइडियाज उसमें पुट इन करते हैं तो वहाँ ग्रामेटिकली डिजास्टर हो जाता है और साथ ही साथ वोकैबुलरी और स्पेलिंग्स में भी बहुत ज़्यादा लो ग्रेड आ जाता है, जिससे ईजिली पता चल जाता है कि इस बच्चे ने टेम्पलेट लिखा है, इस बच्चे ने अपने से कुछ नहीं लिखा है. बहुत कम बच्चे हैं जो टेम्पलेट को 100% एक्यूरेसी के साथ लिख के आते हैं, उनको स्कोर मिल जाता है और उनका जो रिजल्ट है वो हमारे पास सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा भर भर के आते हैं और ये लिखा जाता है कि टेम्पलेट ने इसको करवाया, टेम्पलेट ने इसको कराया, जबकि ये गलत बात है. हम उन बच्चों की बात नहीं करते हैं जो 100 में से 80% बच्चों का स्कोर जो है वो बहुत ही डाउन चला जाता है, बिकॉज टेम्पलेट में वो इजीली अपना आंसर फिट नहीं कर पा रहे हैं. और उन बच्चों को ज़्यादा बूस्ट किया जाता है, ज़्यादा उनको प्रमोट किया जाता है जो 20% है जिनका स्कोर आया है. तो never depend on templates, never restrict yourself to someone else's ideas, rather let your ideas flourish and bring out the colors from your own mind. तो अब हम इस वीडियो के ऊपर वापस आते हैं जो आज का मेरा टाइटल है, which is what to do before writing an essay. तो अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे लिखने से पहले क्या करना है. सिंपल सी बात है, टॉपिक रीड करो, कुछ समझ नहीं आया कॉपी बंद करो और छोड़ दो. जस्ट जोकिंग, दैट इज नॉट व्हाट यू हैव टू डू. आपको जब भी एक आइल्स की राइटिंग की शीट मिलती है, सबसे पहले आप ये देखिए टाइम कितना है आपके पास. आप सबको पता ही है राइटिंग लिखने के लिए, स्पेशली ऐसे जो है हमारा टास्क 2, यू आर गेटिंग 40 मिनट्स टू राइट. सिर्फ राइट ही नहीं, 40 मिनट्स टू रीड, प्लान, राइट एंड चेक. 4 चीज़ें करनी है 40 मिनट्स में. और इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज़ को हम 10 मिनट दे के एक साइड पे रख देंगे. इसका मतलब है कि हमने एक्यूरेसी से अपना ऐसे प्लान करना है. तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ प्लानिंग हम यहाँ पे अपने पॉइंट्स की नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम प्लानिंग सिर्फ अपनी वोकैबुलरी की नहीं कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की और पॉइंट्स के साथ साथ. तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉपिक. अब टॉपिक क्या होता है?
जैसे आपने मेरी बाकी भी ऐसे राइटिंग वाली वीडियोस में देखा होगा, जब मैं आपको टाइटल एक्सप्लेन करती हूँ तो मेरा मेन मोटिव होता है कि उस टाइटल को बताने के टाइम पे आपको पता चले कि इसकी बैकग्राउंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें व्यू पॉइंट क्या है और इसके अंदर हमारा टाइटल क्या है। आप 26 ऐसे टाइटल्स वाली प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, हम वहाँ पे टाइटल कैसे फाइंड करते हैं। तो वो टाइटल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब टाइटल फाइंड करना क्यों जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अपने ऐसे का मेन टॉपिक या मेन टाइटल नहीं पता होगा तो आप अपना ऐसे ऑफ टॉपिक लिखाओगे, टास्क रिस्पॉन्स ही नहीं समझ आएगा कि इसके अंदर हमने किसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। तो टास्क रिस्पॉन्स को 100% स्कोर करने के लिए, 100% अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हम टॉपिक को समझें। तो पहले आप ये वाला स्टेप करेंगे, टॉपिक को समझेंगे। जब ऐसे का पूरी स्टेटमेंट दी गई है, उसकी या तो बैकग्राउंड में टाइटल मिलेगा या व्यू पॉइंट में। अब व्यू पॉइंट में टाइटल तब जाता है जब हमारे पास बैकग्राउंड स्टेटमेंट ना हो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी टाइटल स्टेटमेंट जो है वो बैकग्राउंड में ही मिल जाती है, जो कि ओपनिंग स्टेटमेंट होती है हर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट की। जब हमने ये काम कर लिया, दूसरे स्टेप पे हमें समझना है कि इशू क्या है। अब इसके अंदर डिस्कस किसके ऊपर करना है। टाइटल पता चल गया, एनवायरनमेंट है, फॉर इंस्टेंस एनवायरनमेंट पता चल गया। अब एनवायरनमेंट के बारे में लिखना क्या है, एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो आजकल के बहुत टूरिस्ट हैं, ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। सम पीपल से दैट द टूरिस्ट इज इम्पैक्टिंग अ नेगेटिव, इज कॉजिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, टूरिस्ट, एनवायरनमेंट। अगर हम इसको लार्जर स्केल पे देखें तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि टूरिस्ट जो है एक डूअर है और उसका जो नेगेटिविटी है इम्पैक्ट कर रही है एनवायरनमेंट के ऊपर, जो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है बन जाता है हमारा टाइटल, बिकॉज टूरिस्ट एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। तो इशू क्या है? टूरिस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट, हमें इसमें एनवायरनमेंट के बारे में बात करनी है, और इशू क्या है? जो टूरिस्ट आ रहा है वो उसको नेगेटिवली हार्म कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, ये हमारा इशू है। तो ये जो दो चीज़ें हमने बिगनिंग में ही समझ लेनी है अपनी स्टेटमेंट की, कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में बात करनी है इन रिस्पॉन्स टू द टूरिस्ट हु आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, हु आर हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड द सराउंडिंग वेयर एवर दे आर विजिटिंग। तो दिस इज आवर इशू ओवर हियर। थर्ड चीज़ क्या है? अब इसमें जब हम ये दोनों चीज़ें समझ लेंगे, तीसरी चीज़ आती है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, अब यहाँ पे वो रीडिंग लिसनिंग वाले इंस्ट्रक्शन नहीं है कि यहाँ पे हमें 1 वर्ड लिखना है, 2 वर्ड लिखने हैं, 3 वर्ड लिखने हैं, बिल्कुल भी नहीं। ना कि 240 250 वर्ड्स के भी इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे हमारा मतलब है कि इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है। अब ये भी आपको मिल जाएगी वीडियो इसी चैनल पे, जहाँ पे मैंने 7 टाइप्स ऑफ ऐसे टॉपिक्स समझाए हैं कि ऐसे के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। 7 टाइप्स जो हैं वो है एग्री डिसएग्री, टू व्हाट एक्सटेंड यू एग्री डिसएग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज, आउटवे, causes, effects and solutions, discuss both sides and give opinion, and last direct question। ये 7 टाइप्स हैं जो मैंने आपको ब्रीफली समझाई है उस वीडियो में कि इस कौन से टाइप को कैसे लिखना है। जल्द ही मैं उसकी एक अपग्रेडेड वीडियो लेके आऊंगी, बिकॉज वो पुरानी वीडियो है। अभी IELTS में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इस चेंजेस के साथ आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर वीडियो, जिसमें मैं आपको 7 टाइप्स ऑफ ऐसे टाइटल समझाऊंगी विद एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इट। वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो क्वेश्चन क्या है उसका? ये जो 7 टाइप्स मैंने समझाई हैं, यही उसके क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ अगर हमने बात की एनवायरनमेंट की, टूरिस्ट की, हो सकता है यहाँ पे हमारा टॉप हो कि व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है, एंड हाउ कैन इट बी रिजॉल्व्ड। अब रिजॉल्व से हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन दो, इसको कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो वाई का मतलब हो गया रीजंस दो, और रिजॉल्व से हमारा मतलब हो गया हमें सॉल्यूशन दो कि हम एनवायरनमेंट को टूरिस्ट से कैसे बचाएं। अब रीजंस जब हम लिखेंगे, जब हमने ये 3 चीजें समझ ली, साथ में ही हम समझ लेंगे कि इसको हमने प्लान कैसे करना है।
अब प्लानिंग क्या है इसकी, बॉडी पैराग्राफ कितने होने चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट्स लिखने हैं और क्लोजिंग क्या करनी है। तो ये सारा जब आप 3 पॉइंट्स अपने ऐसे लिखने से पहले ही एनालाइज कर लोगे, आपका टॉपिक जो है वो, आपका ऐसे जो है वो ऑफ टॉपिक नहीं जाएगा। You will be explaining the whole statement in a proper sequenced and a structured manner without going off topic from the statement that is given to you, because you are following the topic, you are adhering to the issue, and you are following all the instructions. तो ये 3 चीज़ें जब हम फुलफिल कर लेंगे तो हमें ऐसे में से कभी जो स्कोर है एग्जामिनर 8 से नीचे नहीं देगा, उससे ऊपर ही जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारा जो आइल्स का चेकिंग और मार्किंग डिस्क्रिप्टर्स थे, पहले उनमें 2 तरह के डिस्क्रिप्टर शीट्स आते थे। एक आता था प्राइवेट और एग्जामिनर वर्जन, दूसरा आता था पब्लिक वर्जन। अब ये दोनों वर्जन की जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म कर दिया है आइल्स ने, और इसमें आपको सिर्फ एक ही जो है बैंड डिस्क्रिप्शन की आपको शीट मिलेगी, जो एग्जामिनर और पब्लिक के लिए सेम है, और दोनों को ही पता चल जाएगा कि उनको अपना ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज के बेस पे लिखना है ताकि उनका जो ऐसे है अच्छा स्कोर कर सके। बाकी इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी और अगर क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हर एक कमेंट का आंसर दूं। अगर मैं कहीं डिले भी कर रही हूँ तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट येस आई विल ऑलवेज आंसर ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अभी भी टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं और ऐसे लिखने से परेशान हैं, और yes, subscribe to the channel if you're new to it. Thank you so much for watching.